हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन से हाउ इज द जोश। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट मैंने करवाया था। तो आज बच्चों लेकर के हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एनसीईआरटी का है बच्चों पेज नंबर 128, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 टू लेकर के 6 तक के कंप्लीट क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे, जिससे कि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा है फिर भी आपको क्वेश्चन की फील आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्सपीरियंस करता है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आगे देखिए कह रहे हैं इट इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विथ नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना जीरो वेलोसिटी से वो क्या कर सकते, ट्रैवल कर सकता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके, इफ यस, अगर ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो स्टेट द condition that must be placed on the magnitude and directions of the velocities। तो अगर ये पॉसिबल है तो आप उसका मैग्नीट्यूड, उनका जो डायरेक्शंस है, इनके बारे में आपको इनका कंडीशन देना पड़ेगा। और अगर नहीं, इफ नो, कह रहे हैं ना बच्चों, इफ नो प्रोवाइड अ रीजन, अगर नहीं तो इसका रीजन दीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक एक पॉइंट समझ आया। देखिए इसमें आपने पढ़ रखा होगा न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन, राइट। बहुत अच्छे से आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, ये डिटेल्स आपको पता है। फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए, तब तक वो उसी कंडीशन में रहेगा। या रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल या फिर जो भी फोर्स एक्ट ना हो, तब तक वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। या लॉ ऑफ इनर्शिया ही आगे चल के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, जो आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें वही कंडीशंस क्या है बच्चों। तो देखो क्या कोई पॉसिबल हो सकता है, ऑब्वियसली बच्चों आप चाहे तो ये स्टेटमेंट ऐसे देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए आंसर लिख रखा है जिससे कि आप अच्छे से एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आप अपने एग्जाम में या आप अपने टेस्ट में लिख सकते हो। तो आंसर क्या होगा, यस ये कंडीशन पॉसिबल है। क्या, तो आपको बताना पड़ेगा ना, क्या है ना, कंडीशन देना पड़ेगा मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो आपको दोनों का कंडीशन देना पड़ेगा। चलिए तो समझते हैं। द ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन जीरो वेलोसिटी, राइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो कह रहे दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अभी मैंने आपको समझाया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट इन मोशंस विल रिमेन इन मोशन। ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहता है, रहने के लिए चाहता होगा, अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो। ऑब्वियसली तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चंस। if you write in answer properly way, if you get complete marks of that questions। understood or not? आ गया ना समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है अ कारपेट। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके पीछे काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आपने पढ़ा होगा कि कभी या फिर आपने पढ़ा तो चलो बात की बात है, आपने फील किया होगा जब आपने बस में ट्रैवल करते हो या किसी जगह से जाते हो तो आपको ये पता हुआ होगा
कि जब भी बस कोई स्टार्टर से क्वेश्चन ही आएगा, क्वेश्चन नहीं मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। When a carpet is beaten with a stick, ठीक है, dust come out of it, ठीक है, एक्सप्लेन, ठीक है। कह रहा है कि जब हम कारपेट को स्टिक से पीटते हैं यानी बीटन करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है बच्चों, कम आउट ऑफ इट, वो बाहर निकल के आता है। इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझ रहे बात को, बहुत बेसिक इजी सा क्वेश्चन है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कारपेट है, पहले आप समझिए। तो ये जो बच्चों कारपेट है ना, ध्यान दीजिए, अभी आप इस कारपेट को जो देख पा रहे होंगे, ये कारपेट कैसा है, किस स्टेट में है, रेस्ट में। ऑब्वियसली बच्चों ये क्या है, रेस्ट में है, ठीक है सर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा ये से मान लो ऐसे स्टिक ले लिया आपने, अब इस स्टिक से क्या कर रहे हो, इसको आप पीट रहे हो, पीट रहे हो, पीट रहे हो। ध्यान देना, जब इस स्टिक से इस कारपेट को आप पीटोगे तो ये जो कारपेट है ये क्या स्टेट में आ जाएगा बच्चों, मोशंस में आ जाएगा, राइट। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में एक्सटर्नल चीजें लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वो मोशंस में आ जाएगा, बिकॉज आपने पहले बताया कि रेस्ट में है। तो जो रेस्ट में था, जब इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कारपेट क्या हो गया, मोशंस में आ गया। लेकिन ध्यान देना, डस्ट पार्टिकल जो क्या था, रेस्ट में था। तो अभी आपको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया के कंडीशन से कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो जो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स थे वो क्या है, रेस्ट में था, तो वो कैसा कंडीशन चाहेगा कि हम रेस्ट में रहे। लेकिन कारपेट तो मोशन में आ गया, तो जब कारपेट मोशंस में आ गया तो ये जो छोटे छोटे जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे बच्चों, है ना, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये क्या होगा, नीचे फॉल कर जाएगा ना, क्या करेगा, फॉल कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप इनको पीट रहे तो ये जो कारपेट है वो मोशंस में आ जाएगा, और डस्ट पार्टिकल चाहेगा हम रेस्ट में रहे तो कारपेट तो वहां से मूव कर जाता है तो वो फॉल बैक कर जाएगा। समझ आ गया ना, तो इस तरीके से फील लेना है। चलिए ये तो आपका एक ऑरल स्टेटमेंट था कि आपको समझ आनी चाहिए, समझ गए। रिटन कैसे करेंगे, चलिए ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो बच्चों, रिटन में क्या करना है, सिंपल सी है, इजी, एक दो लाइन की है। ऑन बीटिंग द कारपेट, ठीक है, जब हम किसी कारपेट को पीटते, जैसे जैसे मैंने अभी समझाया इवन वैसे वैसे मैंने रिटन कर रखा है, जिससे कि आपको लर्न करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑन बीटिंग द कारपेट, कारपेट कम्स आउट इन मोशन, ऑब्वियसली कारपेट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। बट डस्ट पार्टिकल्स टेंड्स टू मेंटेन रेस्ट पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मास, रेस्ट। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स कैसा मेंटेन करेगा, क्योंकि वो रेस्ट में था, वो चाहेगा कि हम रेस्ट में रहें। सो दिस फॉल बिहाइंड, इसलिए वो पीछे गिर जाएगा, समझ रहे, इसीलिए वो फॉल बैक होता है। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, वेरी गुड। चलो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये है आपके सामने, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope, ठीक है, rope। कह रहा है कि हमें ऐसा क्यों एडवाइस दिया जाता है कि किसी बस में आप ट्रेवल करते हो तो आपके पास जो लगेज रहता है बच्चों, वो बस के रूफ पे यानी छत पे आप रख देते हो और उसे रस्सी से टाइट से बांध देते हो। ऐसा क्यों करते हो, कभी आपने सोचा, कभी आपने माइंड लगाया ऐसा क्यों करते हैं? तो दो रीजन है बच्चों, दो कंडीशंस है, और दोनों आपको इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे बात को। चलिए अभी हम आपको बस दिखाते हैं और यहाँ पे बस का फील दिखाते हैं। ये देखिए बस है, ठीक है, तो ये जो बस है बच्चों, आप देखते होंगे कि इसके ऊपर ये इनका रूफ है, क्या है बच्चों, ये इनका रूफ है, राइट। तो इस रूफ के ऊपर में क्या करते हैं कि काफी सारा लगेज होता है, आप देखे होंगे लगेज होता है, और इस लगेज को क्या करते हैं, रोप से यानी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि इसके दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है बच्चों, देखिए कि जब बस रेस्ट में होता है, ध्यान देना, जब बस रेस्ट में होता है तो ये जो लगेज है वो भी रेस्ट में होगा। बट जब बस सडनली स्टार्ट हो जाता है तो बस तो मोशंस में आ जाता है, बट ये जो रेस्ट में रहता है ना लगेज,
वो चाहता है कि मोशंस में आए, कंडीशन आना चाहेगा, तो वो क्या करेगा बच्चों, आगे की तरफ फॉल करना चाहिए, सॉरी पीछे की तरफ फॉल करना चाहिए। रीजन, क्योंकि वो रेस्ट में है, वो चाहता है कि हम रेस्ट में, लेकिन बस आगे चलेगा तो वो रेस्ट कंडीशन में आएगा, इस वजह से वो पीछे गिर सकता है, इस वजह से उसको टाइट से रोप से बांध देते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ये बस मूव कर रहा है, ये सब रिटन भी करके दिखाएंगे, अभी टेंशन मत लो बच्चों, समझो इनको पहले, है ना। तो ये जो जब बस मूव करता रहता है और सडनली जब हम इस पे ब्रेक लगाते हैं ना, तो मूव करता रहता है, उस टाइम इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर जो भी पैसेंजर्स होते हैं, वो सब बस के साथ मोशन में होता है, और जैसे वो स्टॉप करता है तो वो चाहता है कि हम मोशन में ही रहें, लेकिन ब्रेक के कारण वो रेस्ट आ जाता है, तो आगे का जो क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चन मैंने डिस्कस भी किया था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बताया भी था ऐसे क्वेश्चंस, राइट, तो वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये दो रीजन है, इस दो रीजन से इसको अच्छे से रोप से बांध दिया जाता है, टाइट से, राइट। चलिए, तो अब आप इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, राइट, ये देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत बेसिक सा, क्या होता है बच्चों, when bus is suddenly stopped, the luggage on the roof of tent, अगर कोई बस सडनली स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है, तो लगेज ऑन द रूफ टेंड्स टू बी कंटिन्यू इट्स मोशन, ऑब्वियसली अगर वो मोशन में है तो मोशन में तो रहना चाहेगा, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, या लॉ ऑफ इनर्शिया कह लीजिए, है ना, ठीक है। सो इसीलिए वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, also when the bus is suddenly start from rest, luggage maintain its rest, जब वो रेस्ट में रहता है तो जो लगेज है वो भी चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, बट क्या होता है, its positions may be fallen backward, और वो इस वजह से वो क्या होता है, बैकवर्ड हो जाता है। तो आपने समझा कैसे बैकवर्ड होता है, कैसे फॉरवर्ड होता है, बहुत इजी से, ये आपने तो डेली लाइफ में फील किया होगा बच्चों, आपने या तो स्कूटी चलाते होंगे, कभी बस में बैठे होंगे, कभी ट्रेन में बैठे होंगे, तो ये फील आपको जनरली आया ही होगा। तो ये जो फिजिक्स है ना बच्चों, हमारे लाइफ में हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे आपको काम आता है, बट उसकी आपको फील ऑन द स्पॉट समझ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप फिजिक्स से इंटरेस्ट नहीं लेते, और अगर आप फिजिक्स से इंटरेस्ट लोगे तो आपको हर एक जगह, एवरीवेयर, इफ यू अंडरस्टूड या इफ यू फील कि here is use of physics, understood ना? ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, बहुत अच्छा सा एग्जांपल्स है, क्रिकेट से रिलेटेड एग्जांपल्स है। क्या है, a batsman hits a cricket ball, ठीक है, which then roll on the level of ground. After the covering a short distance, the ball comes to rest. The ball so stop because, ठीक है, तो जैसे मान लो ये बच्चों ग्राउंड है, यहाँ पे कोई बैट्समैन है और एक बॉल को उन्होंने हिट किया, तो वो कुछ दूरी जाने के बाद वो बॉल क्या हो जाता है बच्चों, कह रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम एट रेस्ट, तो वो बॉल क्या होता है, रेस्ट में हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास द बॉल सो द स्टॉप बिकॉज, क्या रीजन है जिसके कारण वहां पे जो बॉल है वो स्लो हो जाता है या रेस्ट में हो जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस है, इस चारों में से आपको आंसर देना है। पहला कंडीशन, द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल एंड हार्ड इनफ, कह रहे पहला कंडीशन, जो बैट्समैन है जोर से हिट नहीं कर पाया, इसलिए वो बॉल जाकर के कुछ डिस्टेंस पे जाके रुक गया, ऐसा तो नहीं है बच्चों ना। तो पहला कंडीशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्ट, कह रहे जिस स्पीड से फेंका उसी स्पीड से प्रोपोर्शनल होगा, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तीसरा देखो, द फोर्स इज, कह रहे देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिट ऑफ देयर मोशन, ऑब्वियसली आपको पता होगा बच्चों, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एकदम फील करना थोड़ा सा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ना, तो कुछ जब तक आपका फोर्स उस पे एक्ट होता है ना, तब तक वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बिकॉज उसके अपोजिट भी बच्चों एक फोर्स लगता है ना, उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स होता है। क्या होता है,
फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उनको अपोज करता है। अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज नहीं करेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार अगर आपने मोशन में कर दिया ना तो वो मोशन में रहेगा, कभी वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कोई अपोज करने वाला नहीं होता। तो कौन अपोज करता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है, इस बॉल को हिट किया, इसी वजह से वो क्या हुआ बच्चों, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाकर के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, इस वजह से वो रुक गया। समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा बच्चों, सी इज राइट आंसर में आप फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं। इसके डिटेल्स बच्चों आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है 11th में डिटेल देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल, मोशंस इतने अच्छे से डिटेल मिलेगा कि आप पूछोगे क्या है ये। समझ रहे बात को? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसके वजह से ये बॉल को हिट किया बैट्समैन, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस पे जाकर के रुक गया, बिकॉज धीरे धीरे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जाता गया और जो हिटिंग फोर्स था वो बहुत कम होता गया, इस वजह से वो जाकर के रुक जाता है। ठीक है। फोर्थ कंडीशन देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, ये तो वैसे ही रहा होगा बच्चों। तो सी आपका क्या होगा, इसके राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन को क्या करोगे आप, टिक कर लो। समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपके सामने कह रहे अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, एंड रोल डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक हिल से, मान लो एक हिल है, वहां से कोई बस जो है बच्चों वो डाउन में चलता आ रहा है ऐसे करके। ठीक है, इनिशियल में क्या है, इनिशियल है with constant accelerations में it is travel distance of 400 मीटर in 20 seconds। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एस जो दे रखा है वो 400 मीटर दिया हुआ। टाइम कितना लिया है बच्चों, टाइम लिया है 20 सेकंड्स। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स एक्सेलरेशंस। यस, एक्सेलरेशंस कितना होगा, एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स ठीक है, इट्स मास इज 7 टन। ठीक है, तो इसका हमें फोर्स भी बताना है, राइट। जबकि इसका जो मास है बच्चों m जो है वो 7 टन है। क्या है, 7 टन है। तो देखो टन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये 1 जो टन है बच्चों वो 1000 केजी के बराबर होता है, यानी 1 टन है वो 1000 केजी के बराबर होता है। तो 7 टन क्या होगा, 7000 केजी के बराबर हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे क्वेश्चन। तो अब हमें क्या चाहिए बच्चों, फोर्स चाहिए। तो फोर्स निकालने की मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको न्यूटन्स के 3 इक्वेशंस आपको पता होगा। चलिए मैं फिर भी लिख देता हूँ। v बराबर क्या होता है बच्चों, u प्लस a। ठीक है, और एक होता है s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आपने पढ़ रखा होगा। और तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, राइट। ये आपने मोशन चैप्टर में बहुत अच्छे से करा भी होगा। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखा बच्चों तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस करवा रखे हैं ना, सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। चलिए, तो अब हमें इसे क्या चाहिए बच्चों, a चाहिए। तो देखो v हमको पता नहीं है, ठीक है, फाइनल v नहीं है, ओके, u है, a नहीं है, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब देखो s हमको पता है, u पता है और t भी पता है, तो इससे निकल जाएगा। चलिए, तो यहां से हम क्या लगाएंगे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समझ आ गया क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यूज ये दे रखा था इसलिए। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है, 400 है, ठीक है। u क्या है बच्चों, 0 है, और टाइम को 0 से मल्टीप्लाई करोगे वही रिजल्ट आएगा। तो 1/2 a, और t का वैल्यू कितना है बच्चों, t का वैल्यू 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 400 हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये 200 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या कीजिएगा बच्चों, 400 बाय क्या होगा, 200। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 से 4, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। इस स्पीड से जो क्या है बच्चों, वो फॉल डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है? जो ट्रक है वो नीचे गिर रहा है, फॉल डाउन कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? वेरी गुड। अब कह रहे हैं हमको ए पता चल गया, फोर्स चाहिए, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास हमको पता है 7 टन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 7 इनटू 1000, क्योंकि हमें केजी में कैलकुलेट करना है, और ये हो जाएगा 2। तो इट मींस यहाँ पे जो फोर्स है 7 2 14, ये क्या हो गया 14, और यहाँ पे हो जाएगा 30, राइट? तो 14 न्यूटन आ जाएगा। तो फोर्स कितना आ गया आपका? 14 न्यूटन आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन। कैसे आया समझ में आया? पहले हमें एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, फिर जब एक्सेलरेशन से आ गया तो हमको मास पता था 7 टन, लेकिन टन को हमने क्या किया? केजी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है कि 1 टन में बच्चों 1000 केजी होता है। तो 7 टन में 700 केजी हो जाएगा, सॉरी 7000 हो जाएगा बच्चों, मैंने 100 बोल दिया। 1000 है ना, 1 टन में 1000, तो 7000 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया। आप चाहो तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में आपको इजी होगा। आई होप क्लियर हो गया। रफ कर दें। ओके, चलो रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद अ वेलोसिटीज ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक स्टोन है, उस स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, थ्रोन किया जाता है, फेंका जाता है। ठीक है, तो क्या अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लैब एंड कम्स टू द रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग। कुछ दूर ट्रेवल होने के बाद वो लेग का जो फ्रोजन लेयर्स होता है वहां पे जाके वो रुक जाता है। तब तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स होता है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। ठीक है, तो देखो अगर हम मान ले ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स है, ठीक है, यहां से स्टोन को फेंका जाता है। ठीक है, तो जो इनिशियली है वो कितना दे रखा है आपको? 20 मीटर पर सेकंड पे इसको फेंका जाता है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना कर रहा है? 50 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए, और टाइम कितना ले रहा है? टाइम जो है वो 20 सेकंड्स ले रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स। अब यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए पहले क्या चाहिए बच्चों? हमें एक्सेलरेशन चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्या निकल के आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? व्हाट इज द फोर्स ऑफ दैट, राइट। ठीक है, फोर्स आपको निकालना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे जो मास है वो कितना दे रखा है? 1 kg दे रखा है। तो समझ आ गया, मास आपको दे रखा है, u दे रखा है, ठीक है, t दे रखा है, s दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? पहले a निकाल लेना है, राइट। चलिए, तो यहीं पे हम देखते हैं बच्चों। अब देखो s बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर आपने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इससे आसानी से निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा बच्चों? 0, और यहाँ पे 20 का स्क्वायर करते क्या होगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 a आपको निकालना है, s कितना है? 50। तो इस 100 से 0 से क्या होगा? 0 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, एक 0 और कर दो। तो यानी आप यहाँ से ये कह सकते हो कि a की जो वैल्यू है बच्चों वो 4, नेगेटिव आ जाएगा साइन, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया? -4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है ना, तो रिटार्डेशन होता है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? रिटार्डेशन होता है। ठीक है, चलिए, अब आपको पता है कि मास आपको दिया हुआ है 1 kg, और आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप फोर्स बहुत आसान से निकाल सकते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो आपको मास की वैल्यू 1 kg और फोर्स कितना है? 4, राइट, सॉरी एक्सेलरेशन, तो -4 न्यूटन आ जाएगा।
और ये जो फोर्स आया बच्चों वो नेगेटिव आया। क्यों आया बच्चों? क्योंकि अभी इससे लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था जो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे बच्चों फोर्स लगाएंगे ना तो उसका अपोज एक फ्रिक्शनल फोर्स करता है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट ही लगता है, और वो जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो आपको पता है उसका साइन नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन शो करता है कि फोर्स अपोजिट लग रहा है। आगे आपको 11th क्लासेस में डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे, वहां पे फ्रिक्शन बहुत डिटेल में बताएंगे, और होता भी आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे जब एनटीएससी में के सिलेबस करवाऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको करवाऊंगा फ्रिक्शन। तो अभी आप ये फील लो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो अपोजिट फोर्स होता है, इतना याद रखें आप, राइट। तो आपको क्वेश्चन में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, अपोजिट फोर्स होता है। तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी हमें फोर्स लगा रहा होगा, तो ये क्या होगा 4 न्यूटन माइनस, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आप क्या होगा कंडीशन लिख सकते हो कि माइनस साइन इंडिकेट ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स को इंडिकेट करता है। आई होप समझ आ गया। चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आपने, चलो ओके आगे बढ़े। ओके ओके, इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस वीडियो से जिन बच्चों के बेनिफिट होने वाले हैं उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाओ, राइट। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।